हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस फैमिली में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा चैनल है, इस पे आपको फर्स्ट लेसन मिल जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद, और अभी हम सेकंड लेसन कंप्लीट कर रहे हैं और फर्स्ट लेसन का हम लोग फुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर को भी देखे हैं। आप चैनल पे जाके इसके क्वेश्चन आंसर को और जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसके और सारे फुल एक्सप्लेन लेक्चर को देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बताइए, आप लोग से ही पूछ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जो रूसी क्रांति थी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग रूसीकरण नीति को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश है। सोवियत रूस किसको बोलते हैं? तो ये रूस को ही बोला जाता है, सोवियत। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बारे में हमें पढ़ना है कि सोवियत रूस जो है, इसका यहाँ जो मुख्यतः लोग जो हैं वो स्लाव जाति के रहते थे। मतलब कहने का अर्थ है कि जहाँ सोवियत रूस था वहाँ पर मुख्यतः कौन लोग रहते थे? तो स्लाव जाति के लोग रहते थे। कौन लोग? स्लाव जाति के लोग रहते थे। और इनके अतिरिक्त क्या था कि फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि और जातियाँ भी रहती थी वहाँ पर, और ये विभिन्न भाषा बोलते थे तथा इनके रस्म रिवाज भी अलग थे। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण नीति से लोग परेशान थे। देखिए, वहाँ पर तो मुख्य रूप से क्या था कि स्लाव जाति के लोग रहते थे, और इसके अलावा भी लोग रहते थे जैसे कि फिन, पोल, जर्मन, यहूदी। ठीक है, और यहाँ पर क्या था कि लोग जो है अलग अलग भाषा बोलते थे। अलग अलग जाति के लोग रहेंगे तो अलग अलग भाषा ही बोलेंगे, और उनके रस्म रिवाज भी अलग थे। ठीक है, और रस्म रिवाज अलग होने के कारण जो है मतलब हर चीज़ बोलने चलने का स्टाइल भी अलग होता था उनका। और वहाँ पर क्या था कि रूस में अल्पसंख्यक समूह के लोग जो रहते थे, जहाँ पर जार निकोलस द्वितीय का शासक था। जार निकोलस द्वितीय जो है वहाँ का शासक था। ठीक है, और उसकी रूसीकरण नीति के कारण जो है लोग परेशान थे, और इसके अनुसार जो है जार ने देश में रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति लादने की प्रयास किया था। कहने का मतलब ये है कि जो जार निकोलस द्वितीय था वो चाहता था कि जितना भी सोवियत रूस है वहाँ पर क्या किया जाए कि सब लोग रूसी भाषा का प्रयोग करें और रूसी रस्म रिवाज को फॉलो करें। लेकिन सब लोग तो अलग अलग जाति के थे, तो वो कैसे कर सकते थे? और ये ज़बरदस्ती उन पर लादने की कोशिश कर रहा था। तो इससे विद्रोह का मतलब हुआ कि इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गया। और 1863 में क्या हुआ, इस नीति के विरुद्ध जो है पोलो ने विद्रोह किया, तो उनकी निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया गया। जब इसके विरोध में बोला गया, पोलो जाति जो लोग थे उन्होंने मतलब विद्रोह किया, तो उसने क्या किया कि उनको निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया उनका। और इस प्रकार रूसी जो राजतंत्र है के प्रति जो है उनमें आक्रोश बढ़ गया था। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम लोग टॉपिक हमारा क्या है कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या था। देखिए, ये सारे टॉपिक किस चीज़ के हैं? तो बोल्शेविक क्रांति का। पहला हमारा क्या टॉपिक था? तो जार की जो निरंकुशता थी और उसका अयोग्य शासन था। दूसरा था कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। तीसरा था कि कृषकों की दयनीय स्थिति। उसके बाद हम लोग पढ़े कि औद्योगिकरण की क्या थी। उसके बाद रूसीकरण, अभी जस्ट पढ़े हैं रूसीकरण नीति को। अब हाँ, छठा पॉइंट क्या है कि विदेशी जो घटनाएं हो रही थी उसके प्रभाव क्या हुआ। तो विदेशी घटनाओं में पहला हमारा युद्ध हुआ था, वो है क्रीमिया युद्ध। ठीक है, रूस की क्रांति में विदेशी घटनाओं की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया युद्ध में रूस की जो पराजय ने उस देश में सुधारकों का युग जो है आरंभ कर दिया। तत्पश्चात 1904 में रूस जापान युद्ध में
से ही पहली क्रांति को जन्म दिया और अंततः जो है प्रथम विश्व युद्ध जो है बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो क्रीमिया युद्ध हुआ था उसी से क्या हुआ कि युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति ने मतलब मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा युद्ध क्या हुआ था कि जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, आपसे पूछ देगा झट से कि 1905 की क्रांति, 1905 की क्रांति के बारे में बताइए, या जापान से जो रूस की हार हुई थी उसके बारे में बताइए। तो इसी को हम लोग अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं, आपको आगे बताएगा ये। ठीक है, पढ़ेंगे तो हम लोग ज़रूर जानेंगे, तो आप लोग इस टॉपिक को याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये। एक खूनी रविवार, ठीक है, या तो खूनी रविवार आपसे पूछेगा, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में अगर पूछ सकता है कि खूनी रविवार, तो दूसरे शिफ्ट में ज़रूर पूछेगा कि 1905 या अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हो गया। इससे पूर्व निरंकुश जार शाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपाती थी। देखिए रूसी जो जनता मतलब रूसी जो शासक था वहाँ का, वो ना बहुत सारा युद्ध जो हार जाता था और जनता से छिपा लेता था कि हम लोग नहीं हारे हैं, हम लोग जीत गए हैं। और 1905 में ऐसा हुआ कि एक रूस जो है, वो रूस तो बड़ा देश है लेकिन जापान जो है छोटा है, और रूस बड़ा देश होने के बावजूद भी उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन जापान के पास उतना नहीं है। लेकिन बड़ा देश होने के बाद भी जो है जापान जो है रूस को हरा दिया। ठीक है, रूस जो है बड़ा देश होने के बाद भी जापान से हार गया और बुरी तरह से हारा था। और इससे पूर्व जो है निरंकुश जो राजशाही था वो विभिन्न मोर्चों पर विफलताएं होती रहती थी उसकी, लेकिन वो जो है जनता से छिपाती रहती थी। लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय से जनता को छिपाना मुश्किल था, और बचे खुचे जो फटेहाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश स्तब्ध हो गया था। जब जो है युद्ध से हार करके जब सैनिक लौट रहे थे तो पूरा जो सारा देश था वो स्तब्ध हो गया था। महानता का भ्रम टूट चुका था और रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हो गया था। हमने आपको बताया था। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 में रूसी क्रांति हुई थी, और इसी के कारण क्या हुई थी कि 1905 में क्रांति हुई थी। ठीक है, 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह जो है रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग जो है स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इसे निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी को पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के यानी लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। देखिए यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपसे अगर आपके एग्जाम में पूछे कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप उसका आंसर देंगे कि 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह जो है रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जब जा रहे थे, तब क्या किया कि जार की सेना ने इन लोगों पर निहत्थे गोलियां बरसाई, और इसके कारण क्या हुआ कि हजारों लोग मारे गए। और पुराने कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो 9 जनवरी 1905 को ये घटनाक्रम घटित हुई थी, जिसके कारण जो है खूनी रविवार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे ना तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए उसके बाद क्या है कि इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में फैल गई थी, और इस क्रांति ने किसानों की जो है व्यापक भागीदारी भी ली हुई थी। तो इसके कारण क्या हुई कि सरकार झुक गई थी, और 1905 में क्या हुआ कि फिर से 1905 ईस्वी में एक प्रतिनिधात्मक जो है संस्था जो है ड्यूमा का गठन किया गया। ठीक है, और 1906 तक जैसे ही क्रांति की शक्ति कमज़ोर हुई, रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के
कुछ अधिकार जो है छीन लिए और 1905 की क्रांति विफल हो गई, परंतु भीतर ही भीतर आग जो है सुलगती रही और 1917 में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां पॉइंट हमारा क्या है कि रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवी का जो है योगदान। ठीक है, देखिए अब इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं कि रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती है। लियो टॉल्स्टॉय इनका रचना क्या है, वार एंड पीस। ये क्वेश्चन आता है कि लियो टॉल्स्टॉय का रचना कौन सा है, तो वार एंड पीस, इसको याद रखेंगे, हम लोग के एग्ज़ाम में आया था एक बार ये क्वेश्चन। ठीक है, कि लियो टॉल्स्टॉय की रचना कौन सी है, वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति। ठीक है, दास्तविकता और तुगर्नेव जैसे चिंतकों के नए विचार को जो है प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था तथा उनका संगठन भी बढ़ रहा था। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था, जो कि राजशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। उसने 1998 में क्या लिखा है उतना समझ में नहीं, रईसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। यह साम्यवादी दल का पूर्ववर्ती था। शीघ्र ही जो है 1903 में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुमत वाला जो बोल्शेविक कहलाया और अल्प बहुमत वाला मेंशेविक कहलाया। मेंशेविक मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्ष में थे, पर बोल्शेविक जो थे वो सर्वहारा के पक्ष में थे। और इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, किसानों की मांग को उठाती थी, जो कि देखिए 1901 में जो है एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी की स्थापना हुई जो कि किसानों की बातों को उठाती थी। और इस प्रकार मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित जो मजदूर और किसान थे उनका संगठन जो है रूसी की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ था। अब तत्कालीन कारण, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। देखिए कोई भी टॉपिक हो, इतिहास में तत्कालीन कारण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे उसमें आप तत्कालीन कारण ज़रूर लिखिएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक होता है। ठीक है, हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 तक चला था। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने ये 9th में पढ़ा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था, तो 1914 से 1918 तक चला था। और इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था। मित्र राष्ट्रों की तरफ से कौन शामिल था, तो रूस शामिल था। और इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। न उनके पास अच्छे हथियार थे, न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा। युद्ध के मध्य जार निकोलस ने अपनी सेना का कमान जो है अपने हाथों में ले लिया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दरबार खाली हो गया था। और उसकी अनुपस्थिति में जरीना, जो कि जार निकोलस की द्वितीय की पत्नी थी, और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन जो है षड्यंत्र करने के कारण षड्यंत्र करने का मौका मिल गया था, और जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, मार्च की क्रांति और निरंकुश राजतंत्र। तो ठीक है, तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि मार्च की क्रांति क्या है और निरंकुश राजतंत्र।
ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं और जितने भी मैंने वर्ड बोले हैं जो कि अंडरलाइन करने लायक हैं, उसको आप अंडरलाइन किए होंगे और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।